आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, इस टॉपिक में है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। दोस्तों, सबसे पहले इसके हम पृष्ठभूमि को समझते हैं। देखिए, जनरली आप लोग जानते हैं कि कृषि कार्य में केवल वही लोग ही नहीं जुड़े हैं जिनके पास जमीन है या खेत है। कृषि कार्य में कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हुए होते हैं जिनके पास खेती के लिए जमीन नहीं है। तो सर, जिनके पास खेती के लिए जमीन नहीं है वो कैसे खेती करेंगे? जिनके पास खेती के लिए जमीन नहीं है उन लोग दूसरों से जमीन लेते हैं, दूसरों से जमीन किराए पर लेते हैं, हम कह सकते हैं टेक्निकल टर्म में। यानी कि वो अधिया या ठेके पर, जैसे हम गांव में बोलचाल में अधिया देना या ठेका देना कहते हैं, इस आधार पर वो जमीन दूसरों से लेते हैं उधार में और फिर उसमें कृषि करते हैं। अब समस्या यह है सर कि कृषि क्या फ्री में हो जाएगा? अगर मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने दूसरे से जमीन ठेके में लिया कि उसे उपज के आने के बाद 10 बोरे धान दे देगा 1 एकड़ में, तो भाई वो 10 बोरे धान पहले पाएगा तब तो देगा, लेकिन उसके पहले खेती के काम के लिए बहुत सारे हमें चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे खाद डालना है, जैसे बीज खरीदना है और उसके निंदाई कराना है। तो चलो निंदाई निराई तो वो खुद ही कर लेगा, लेकिन बाकी खाद और बीज ये सब चीजों के लिए भी तो पैसे चाहिए। तो इसीलिए क्या किया जाता है ना, सहायता के रूप में यहां हमें जो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत उनको पैसे दिए जाते हैं, आर्थिक सहायता दिया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके बारे में और मैं बता दूं तो पहले शुरुआत में इस योजना, देखिए ये जो योजना है इसकी शुरुआत पहले से ही हो चुकी है। ध्यान रखना दोस्तों, जो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना कह रहे हैं, इसका पहले नाम था राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, ये इसका नाम था। और इस योजना की शुरुआत जो हुई थी ये 21 मई सन 2002 में हुई थी। 21 मई 2002 नहीं, 2020 में हुई थी। तो 21 मई 2020 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। इसमें किसानों को प्रति वर्ष 7,000 रुपए मिलते थे। ठीक है। अब जैसे कि मैं बता दूं आपको कि अब गवर्नमेंट चेंज हो चुका है, जहां हम समझ सकते हैं कि राजीव गांधी नाम आया, यानी कि राजीव गांधी जी का संबंध जो है वो कांग्रेस पार्टी से है। मतलब ये जो योजना लेकर आई थी 2020 में, ये लेकर आई थी भूपेश सरकार ने। और 21 मई के तिथि इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि 21 मई को इनका पुण्य तिथि है राजीव गांधी जी का। तो यह ध्यान रखना है, इसी राजीव गांधी जी के नाम पर इस योजना का जो है शुरुआत हुआ था। तो 21 मई 2020 को यह योजना का शुरुआत कांग्रेस सरकार, उस समय के कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल जी ने इसे शुरू किया था। अब चूंकि जैसे ही घोषणा पत्र, जब बीजेपी फिर जब चुनाव होने वाला था तो बीजेपी ने कहा था कि जब हम चुनाव जीतेंगे तो हम इस राशि को बढ़ा देंगे और हम इसे अपडेट करेंगे और ज्यादा 10,000 रुपए देंगे। और उसी आधार पर फिर ये योजना का शुरुआत हुआ जिसमें राजीव गांधी का नाम था। तो चूंकि अब ये योजना चलाया जा रहा है बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, तो आप जानते हैं कि गवर्नमेंट अपने वो किसी दूसरे पार्टी के किसी लीडर के नाम को जोड़कर नहीं उस योजना को प्रारंभ करेंगे।
इसीलिए इन्होंने इस योजना का नाम लिया दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। तो ये ध्यान रखना, ये दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना है। अब अगर इसको याद रखना है तो दीनदयाल उपाध्याय के कहानी के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं, इसको कैसे याद रखेंगे। इसके लिए आपको याद रखने के लिए मैं कुछ बातें बता रहा हूं। 5, 10, 5, 10, 20, 25 ऐसे आप याद रख लीजिएगा। 5, 10, 20, 25, 5 का दुगना 10, 10 का दुगना 20 और 20 के बाद 25, 5 का दुगना 10, 10 के दुगना 20 और 20 के बाद आएगा 25। इस योजना के लिए आपको याद रखना है 5 से याद रखना है 500 करोड़, 500 करोड़, 5 से 500 करोड़ का बजट रखा गया। आप यहां देख रहे हैं 500 करोड़ का बजट इस योजना के लिए। इसी योजना पर पैसे देने के लिए बजट चाहिए, तो बजट 500 करोड़ का यहां प्रस्तावित किया गया। यहां पर आपको 10 से याद रखना है 10,000 रुपए किसानों को प्रति वर्ष कितना मिलेगा? प्रति वर्ष 10,000 रुपए मिलेगा। इसी 500 करोड़ में से 10-10 हजार रुपए किसान परिवार को मिलेगा। ध्यान रखना है, ये प्रत्येक किसान नहीं कहेंगे, किसान परिवार को मिलेगा। और 20-25 से याद रखना है 20 से 20 जनवरी और 25 से याद रखना है आप लोगों को 2025, 25 से 2025 आपको ये याद रखना है। ये योजना पुराना हो चुका, इसलिए मैं उस पर फोकस ज्यादा नहीं कर रहा। ये योजना आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहां पर आप लोगों को पॉइंट पर ध्यान रखना है कि यहां जो तारीख है इसको याद करने के लिए, इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखने के लिए ये याद रखिएगा 5, 10, 20, 25। क्या याद रखना है बताइए? 5, 10, 20, 25 बताइए। तो ये याद हो गया 5, 10, 20, 25। रिप्लाई करिए 5, 10, 20, 25। 5 का दुगना 10, 10 का दुगना 20 और 20 के बाद 25 याद रखना है। 5 से याद रखना है 500 करोड़ का प्रावधान। 10 से याद रखना है 10,000 रुपए प्रति महीना किसानों को। और 20 और 25 ये दोनों जो है तारीख और सन को दिखाएंगे। तो 20 जनवरी और 25 से 2025 को ये योजना प्रारंभ हुआ। कहां से प्रारंभ हुआ? तो याद रखना है रायपुर से। ये योजना रायपुर से प्रारंभ हुआ 20 जनवरी 2025 इसी वर्ष। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो 20 जनवरी कहां से प्रारंभ हुआ यह भी याद रखना है, रायपुर से प्रारंभ हुआ है। हालांकि इस योजना की घोषणा पहले ही हो चुकी थी, ये जांजगीर से 2024 से दिसंबर में ही। लेकिन ये याद रखना है आप लोगों को इस तारीख से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसी को आपको याद रखना है 20 जनवरी 2025 रायपुर से इसके शुरू किया गया। अब यहां से मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्या सर इसमें फायदा सिर्फ किसान बस को मिलेगा और जो खेती नहीं कर रहे हैं क्या उन लोगों को इसका फायदा नहीं मिलेगा? जो किसान काम से जुड़े हैं केवल उनको भी बस फायदा मिलेगा? तो नहीं, प्रारंभिक इसका भले ही इसमें लिख दिया गया है कि भूमिहीन जो परिवार है, समस्त जो भूमिहीन परिवार, छत्तीसगढ़ के ऐसा परिवार जिसके पास जमीन नहीं है वो सब जो है इसके लिए योग्य है। इसमें कुछ और लोगों को भी जोड़ा गया। अब वो लोग जिनके पास भूमि नहीं है, हालांकि वो कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कि वनोपज संग्रह करने का काम, वनोपज संग्रह। चलिए इसको हम याद कैसे रखेंगे, लंबे समय तक याद रखना है तो मैं एक मैप, एक चित्र बना देता हूं। ये देखिए, ये पेड़ है। वनोपज क्या होते हैं? वनोपज मतलब जो पेड़ पौधों से जो भी चीजें मिल रहे हैं, जैसे कि पत्ते, तेंदुपत्ता वन से मिल रहे हैं तो वन उपज है। जैसे कि वहां से मिलने वाले फलों को लेकर बेचना, वो भी वन उपज है। वन से कुछ भी चीज मिले, और जैसे बांस काटकर बांस को हम बेचेंगे तो वो बांस भी वन उपज है। हालांकि हम उसका जो प्रयोग है वो टुकनी बनाने या झाड़ू बनाने के लिए कर सकते हैं। तो ये वन उपज है। तो वन उपज में मैंने ये लगा दिया पत्ती। अब ये पत्तियां अगर गिरेंगे तो इनको कौन खाएंगे भाई?
इन पत्तियों, ये पत्तियां अगर गिरेंगे तो इनको खाएंगे गाय। अब देख लो भैया, गाय अब जैसा मैं बनाने मेरे से बन रहा है मैं बना रहा हूं, अब ये बकरी है या क्या है ये अपना डिसाइड कर लो। ठीक है, तो ये पशुपालन करने वाले जो चरवाहा हैं, चरवाहे लोग हैं, उन लोग भी इसके अंडर आएंगे। तो वन उपज संग्रह करने वाले, और इसके साथ साथ याद रखना है ये चरवाहे जो लोग हैं वो भी हैं। इसके अतिरिक्त याद रखना है बढ़ाई, बढ़ाई जैसे जो चेयर बनाते हैं या टेबल बनाते हैं, तो ये लो मैंने टेबल बना दिया ये। तो इस तरह ये बढ़ाई लोग भी, मोची जो जूता चप्पल बनाएंगे, चलो ये हमने जूता बना दिया, ये जूता है समझ लो, ये नाव जैसा दिख रहा है लेकिन मान लो ये जूता है। ठीक है, तो ये जूता बनाने वाले। नाई, नाई के लिए हम बना देते हैं कैंची, ये नाई लोग। धोबी, धोबी के लिए कपड़ा धोने वाले लोग हैं, तो हम कपड़ा बना देते हैं, शर्ट बना देते हैं, पैंट बना देते हैं। भाई पैंट बनाना आसान पड़ेगा ये। तो इस तरह यहां से आप देख रहे हैं कि ये जो इन चित्रों को आप ध्यान में रखकर इसे आप देख सकते हैं कि इस तरह के जो लोग हैं, ठीक है, इस तरह के जो लोग हैं वो इससे जुड़ेंगे, कृषि से संबंधित लोग तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। इसके साथ साथ देखिए यहां पर आपके माइंड में ये चित्र बैठ जाए। देखो पेड़ है, पेड़ के बाद एक पशु है, फिर यहां पर याद रखना है इधर एक टेबल है, जूता है, कैंची है, कपड़े हैं। तो पेड़ से हमें याद रखना है वनोपज, वहां पर पशु से याद रखना है चरवाहे लोग, यहां पर याद रखना है नीचे में टेबल है, टेबल कौन बनाता है? भाई टेबल बनाते हैं बढ़ाई लोग। इसके बाद याद रखना है कैंची, नाई लोग। इसके बाद याद रखना है आप लोगों को ये कपड़ा, जूता मोची लोग, और ये कपड़ा जो दिख रहा है इसके धोबी। ये जो होंगे इन लोग क्या करेंगे भाई, ये सब भी इस योजना में शामिल हैं। हाँ, ये नहीं कह सकता कि भाई आप तो कपड़ा काटने का काम करते हो, आपको हम ये योजना का नाम कृषि मजदूर लिखा है तो हम आपको नहीं देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए इसमें इस तरह के जो पारंपरिक व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। तो ध्यान रखना है, इसका भले ही नाम में, इस योजना के नाम में कृषि शब्द है, लेकिन केवल कृषि करेंगे उन्हीं को देना है ऐसा नहीं है। जो पारंपरिक काम कर रहे हैं अपना, उन लोगों को भी मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्र यानी कि आदिवासी जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जो पुजारी होते हैं, बैगा गुनिया होते हैं, मांझी होते हैं। मांझी मतलब नाव चलाने वाले जो परिवार। तो पुजारी, बैगा गुनिया, इन लोगों को, पुजारी मतलब भगवान के पूजा करने वाले, कुछ गांव में बैगा लोग भी भगवान की पूजा करते हैं। तो पुजारी, बैगा, मांझी, इन लोगों को भी इनका लाभ मिलेगा। तो चलिए अब बताइए भाई किसको किसको लाभ मिलेगा। ये 3 तरह की चीजें मैंने आप लोगों को बताया। पहले चरण में मैं किसके बारे में बताया बोलिए तो? पहले चरण में केवल वही लोग हैं जिसके नाम दीनदयाल उपाध्याय, यहां भूमिहीन कृषि लिखा है, तो यहां पर कृषि से संबंधित जो लोग हैं उनको मिलेगा। दूसरे नंबर पर मैंने आपको चित्र से बताया। चित्र में क्या क्या बताया बताइए? एक पेड़ है, पेड़ के नीचे बकरी या गाय, जिस जैसा भी आपको समझ में आ रहा है। तो पेड़ के लिए क्या बताएंगे बोलिए? पेड़ के लिए आपको वन उपज याद रखना है, बकरी के लिए मतलब चरवाहे याद रखना है, फिर आप लोगों को टेबल बताया, कैंची बताया, जूता बताया, कपड़ा बताया। तो टेबल से याद रखना है आपको जो बढ़ाई लोग हैं, जूते से याद रखना है मोची है, कैंची से याद रखना है नाई है, और याद रखना है कपड़े से कपड़ा धोने वाले यानी कि धोबी। ये इस तरह के पारंपरिक काम करने वाले। पारंपरिक काम करने का मतलब समझते हैं आप बोलिए तो? पारंपरिक का मतलब है, जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे कि वहां धोबी नाम जाति का नाम है तो उनका काम है धोना, कपड़े धोना। ठीक है, इसी तरह के पारंपरिक काम, इसको हम पारंपरिक काम कहते हैं। तो इस तरह जैसे मैं साहू आऊं, तब मैं साहू मतलब तेली, और तेली के काम पहली काय पारंपरिक काम, तेली के पारंपरिक काम काय, तेली के पारंपरिक काम में तेल निकालना। तो इस तरह मतलब अपन जो जातिगत काम करते हैं इनको हम क्या कहते हैं?
इनको हम कहते हैं पारंपरिक कार्य। तो ऐसे जो पारंपरिक कार्य हैं इनके लिए, और आखिरी में बैगा गुनिया और जो पुजारी है उनको भी ये योजना का लाभ मिलेगा। बोलिए प्रति वर्ष कितना मिलेगा? बोलिए तो प्रति वर्ष कितना मिलेगा भाई? प्रति वर्ष 10,000 रुपए मिलेगा। 5, 10, 20 और 25, ये याद रखना है। इसके अतिरिक्त मैं आप लोगों को यह बता दूं कि इस योजना के तहत कितने लोगों को फायदा मिल सकेगा। इस योजना के तहत कैसे, कितने ऐसे परिवार हैं जिनके पास जमीन नहीं है, तो ध्यान रखना कितने ऐसे परिवार हैं जिनके पास जमीन नहीं है, तो इनकी संख्या है 5,62,112। देखो ये 112 तो डायल नंबर है, आप जानते हैं आपातकालीन नंबर हमारे यहाँ, तो 112 तो वो है। बस आपको याद रखना है 5,62,000, 5,62,000 और 112 परिवार हैं जिनको, इतने परिवार हैं, इतने परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो इतना ध्यान रखना है, इसीलिए सबको 1,000 मिलेगा। तो अगर ये ध्यान रखना, एग्जैक्ट अगर पूछेगा तो इसमें कितना लागत आएगा, तो इसमें लागत जो आएगा वो 5,62,00,000 के आस 562 करोड़ के लगभग का इसका जो है लागत आना है इसमें। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। हालांकि इसमें बजट में जो प्रस्ताव लिया है उसमें केवल 500 करोड़ का भी है, क्योंकि सब के सब अप्लाई नहीं करते, कुछ लोग छूट जाते हैं, तो इसलिए उन लोगों को धीरे से उसके बजट को बढ़ाया जाएगा। तो यहां पर देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट में गवर्नमेंट ने ये डाला हुआ था, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। इसमें 1,000 रुपए भूमिहीन परिवारों को मिलेगा, प्रति वर्ष 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता, और हमारी सरकार के बजट में 500 करोड़ का किया गया है प्रावधान। ये गवर्नमेंट ने अपने जो ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है वहां पर इस इमेज को डाला हुआ था, तो ये वहां से मैंने लिया है। अब यहां से हम देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न, ठीक है, यहां से हम देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न जो है यहां से बन सकते हैं। चलिए फटाफट आपको जवाब देना है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना कब प्रारंभ हुई? चलिए बताइए, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना कब प्रारंभ हुई? चलिए फटाफट जवाब दीजिए भाई, आप लोगों को फटाफट जवाब देना है। बिल्कुल, ज्यादातर लोगों के जवाब बिल्कुल सही है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हम लोगों ने आखिरी में जो ट्रिक याद किया था 5, 10, 20, 25, तो ये आखिरी जो है 20 जनवरी 2025, 20 जनवरी 2025, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना का प्रारंभ कहां से किया गया? बताइए कहां से इसका प्रारंभ हुआ था भाई? दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना कहां से प्रारंभ हुआ? बिल्कुल सही जवाब है, यह प्रारंभ हुआ था कहां से? रायपुर से प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल सही। चलिए आगे देखते हैं, यहां से प्रश्न बनते हैं, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना में प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। बताइए कितना सहायता प्रदान किया जाता है प्रतिवर्ष? एक साल में कितना रुपए सहायता? वेरी गुड, सही जवाब है आप लोगों के 10,000 रुपए। इसका सही जवाब है 10,000 रुपए, ऑप्शन सी। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के लिए 2024-25 में कितना बजट का प्रावधान किया गया है? 2024-25 में कितना बजट का प्रावधान किया गया है? रखेंगे 2024-25 में जो बजट का प्रावधान किया गया है वो है 500 करोड़, ऑप्शन बी। हालांकि इस बार अभी जो नया बजट आने वाला है 2025-26, इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना है, इसे और बढ़ा दिया जाएगा। चलिए आगे हम एक टॉपिक और लेते हैं, फिर से इसके थ्योरी पढ़ेंगे और उस थ्योरी से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं फिर उसमें प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों को जितने लोग हमारे क्लास से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के जो एप्लीकेशन है वहां पर इसके प्रैक्टिस के लिए टेस्ट भी मिलेंगे, और बहुत सारे टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो जो टॉपिक वाइज टेस्ट आपको अलग से मिलेगा, जैसा जैसा हम आप पढ़ते जाएंगे, ठीक है,
तो वो टेस्ट भी प्रैक्टिस करते चलेंगे आप लोग। चलिए, श्रद्धांजलि योजना क्या है दोस्तों? श्रद्धांजलि योजना एक्चुअल में श्रद्धांजलि कब दी जाती है भाई? श्रद्धांजलि दी जाती है मृत्यु के बाद। बोलिए, कब दी जाती है श्रद्धांजलि? मृत्यु के बाद। मृत्यु के बाद श्रद्धांजलि दी जाती है। तो किसी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो क्या किया जाता है? उसे जलाया जाता है, ठीक है, जलाया जाता है, फिर वो आग के लपटों में जल जाते हैं। आग के लपटों को हम शोला कहते हैं। शोला और शबनम नाम सुने हर जी मूवी के? तो याद रखना है, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद उसे जलाया जाता है और आग के शोलों में वो जल जाता है, भस्म हो जाता है आग के शोलों में। तो याद रखना है, जलाने से याद रखना है जुलाई, जलाने से याद रखना है जलाना, जलाया जाता है आग के शोला में, जलाया जाता है किसमें? शोला में। शोला, शोला और शबनम वाला शोला है ये, ठीक है। तो जलाने से याद हो जाएगा आपको जुलाई और 16 से याद हो जाएगा 2016। तो 2016 से ये चल रहा है। ये जो श्रद्धांजलि योजना है ये 2016 से चल रहा है, ये ध्यान रखना। अब क्या किसको मिलेगा ये? क्या हर व्यक्ति के मृत्यु पर ये मिलेगा? तो नहीं। ध्यान रखना दोस्तों, ये ऐसे परिवार के मुखिया को मिलेगा जिसका परिवार में नाम है। कौन से परिवार में नाम है? जनगणना 2011। देखिए दोस्तों, जनगणना 2011 का जब जनगणना हुआ था तो वहां पर परिवार में, एक परिवार में जिनका जिनका नाम है उस एक परिवार के एक मुखिया को ही मिलेगा। मतलब एक मुखिया को मिलेगा, मतलब एक मुखिया या जो उस परिवार का कमाऊ सदस्य है, काम करने वाला सदस्य है, उसकी मृत्यु होगी तब उस परिवार को मिलेगा, ठीक है। मुखिया के मृत्यु पर उस परिवार को मिलेगा। तो यहां पर ये 2011 क्यों बोला गया? ये अभी के परिवार क्यों नहीं बोले गए? क्योंकि छत्तीसगढ़िया लोग पैसा लेने के मामले में बहुत चालाक हैं। लोग इतने चालाक हैं कि सनी लियोनी के नाम पर भी यहां हमारे छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड खोल के कई योजना के लाभ उठा रहे थे, ठीक है। तो अब सोच सकते हो, जब जो यहां है ही नहीं उसके नाम पर अगर पैसा निकाल सकते हैं तो फिर सोचो क्या क्या नहीं कर सकते हमारे छत्तीसगढ़ वाले। तो यहां पर यह ध्यान रखना है आपको कि यहां अगर ये 2011 को मेंशन नहीं किया जाता तो हमारे गांव में राशन कार्ड, गांव में नहीं मतलब सब गांव में, केवल हमारे नहीं, मेरे नहीं, सभी गांव की आप कहानी आपको पता है। आपके ये बात आप जानते हैं कि जहां परिवार में किसी की शादी होती है उसके गांव वाले अलग राशन कार्ड बनवा लेते हैं, परिवार वाले। काबर की एक परिवार में 4-5 राशन कार्ड, जय भाई है तय भाई के राशन कार्ड हो जाई, उतके कन फ्री में फिर चावल मिली, उतके कन फिर नमक मिली, फिर जो भी और फैसिलिटी मिल रहा है वो सब चीजें मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, अब कमाए की जरूरत नहीं है तब, ठीक। तो इस तरह आप जानते हैं। तो यही चीजें, ये चीजों से आप बहुत परिचित हैं कि गांव में कैसे लोग करते हैं। तो इसीलिए ऐसा इसको और लोग कई कई राशन कार्ड या कई जबरदस्ती कई परिवार ना बना ले, इसलिए सीधा सीधा मेंशन कर दिया गया कि परिवार के कौन से परिवार के श्रेणी में आते हैं। 2011 में जब जनगणना हुआ था तो जो परिवार आपने बताया था कि आपके परिवार में कौन कौन सदस्य है, उसी परिवार की बात होगी। तो वहां पर जो आपका मुखिया है, जो परिवार का मुखिया कौन है, जनगणना जब हुआ था तो कौन परिवार का मुखिया है, क्या है, ये सब पूछा जाता है। आपके घर में कितने सदस्य हैं, कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं, घर का मुखिया कौन है, ऐसा। तो वहां पर जो आपने मुखिया घर का बताया था या आपने ये बताया था कि घर में कौन कौन काम कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं कमाऊ सदस्य, जो घर में काम करने वाले सदस्य हैं। तो उनकी अगर इनमें से ये जो दो कंडीशन बताए गए हैं, मुखिया या घर का कमाऊ सदस्य, अगर इनकी मृत्यु होगी तो 24 घंटे के अंदर, ध्यान रखिएगा कब बोल रहा हूं, 24 घंटे के अंदर, मृत्यु के 24 घंटे के अंदर, ठीक है, मृतक के अंतिम संस्कार के लिए मृतक परिवार को 2000 रुपए की एक मुफ्त सहायता दी जाएगी। उस परिवार को 2000 रुपए सहायता राशि दिया जाएगा, एक मुश्त, किस्त नहीं,
पूरा पूरा 2000 रुपए 24 घंटे के अंदर, ध्यान रखिएगा, 2000 रुपए 24 घंटे के अंदर दिया जाएगा इस मृतक परिवार को जिसके घर में उसके मुखिया या कमाऊ सदस्य की मृत्यु हुई है। सर ये क्यों दिया जाता है? क्योंकि दोस्तों गांव में हम देखते हैं कि कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं, वो अपने घर के जो मुखिया है उनके जो अंतिम संस्कार करने के पैसे नहीं होते। सर अंतिम संस्कार करने के लिए क्या पैसे चाहिए? देखो दोस्तों, हर किसी की, वो व्यक्ति कितनों भी गरीब हो या कितनों भी अमीर हो, हर किसी की अपनी एक गरिमा होती है और हर किसी की एक इच्छा होती है कि उसकी मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार अच्छे से हो, उनके जो अस्थि विसर्जन, ये सारी चीजें हैं। तो लोग, जैसे हमारे यहाँ आसपास के क्षेत्रों में प्रचलन है कि गंगा लेके जाना है अस्थि विसर्जन के लिए। अब भाई जिनको गंगा ले जा नहीं सकते तो हमारा महानदी, जो हमारे आसपास के क्षेत्र लोगों के लिए महानदी ही गंगा है, हमारी महानदी ही गंगा है भाई, हमारे लिए तो छत्तीसगढ़ की गंगा है ये महानदी हमारी। तो लोग आसपास अस्थि विसर्जन करने के लिए यहाँ महानदी आते हैं। अब महानदी आते हैं तो यहाँ भाई पूजा पाठ करवा के ही तो अस्थि विसर्जन करेंगे। अब पूजा पाठ कराएंगे तो यहाँ के जो पूजा पाठ कराने के लिए पंडित लोगों को दान देना पड़ेगा, उनके पिंड दान के लिए कुछ कुछ चीजें, सामान लेना पड़ेगा पूजा पाठ का। तो इस तरह की जो चीजें हैं ना, उनके लिए तो पैसे चाहिए। अब अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो वो ये सारी चीजों की व्यवस्था कैसे कर पाए? तो यही कारण है कि उनके अंतिम संस्कार करने के लिए ना इस तरह की चीजें यहाँ पर किया जाता है। तो ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको, ये जो श्रद्धांजलि योजना है, श्रद्धांजलि कब दिया जाता है? मृत्यु के बाद। तो मृत्यु के बाद जलाएंगे किसमें? आग के सोलों में। तो जलाने से जुलाई और 16 से, याद रखना है 2016 में ये स्टार्ट हुआ। इसमें कितना रुपए मिलता है और कब मिलता है? तो 2000 रुपए मिलता है मृत्यु के 24 घंटे के भीतर। और किसके मृत्यु पर मिलेगा? परिवार के किसी भी सदस्य नहीं, केवल मुखिया या जो कमाऊ सदस्य है उसके मृत्यु पर मिलेगा, ये ध्यान रखना है। अब ये पैसा कौन बताएगा भाई? आदमी के घर में मृत्यु हुआ है तो वो पैसा मांगने थोड़ी ना जाएगा। तो भाई ये जवाबदारी किसी न किसी को तो देना पड़ेगा ना, कि किसी के घर में मृत्यु है तो उसको आप जाके सहायता करो, आप आगे बढ़ के सहायता करो। तो गांव की जिम्मेदारी, पंचायत की जिम्मेदारी किसकी होती है भाई? सरपंच और सचिव की। देखिए सरपंच जो है राजनीतिक मुखिया है और सचिव जो है प्रशासनिक मुखिया होते हैं ग्राम पंचायत के। दोनों मुखिया हैं, ये राजनीतिक मुखिया है और ये सचिव क्या है? प्रशासनिक मुखिया है। तो इसलिए जो इसका दायित्व है भाई, अपने ग्राम पंचायत के क्षेत्र के देखभाल करने का दायित्व इन्हीं दोनों मुखियाओं पर है। और यही कारण है कि सरपंच और सचिव को इसकी जवाबदारी होती है। तो सरपंच और सचिव को यह पैसा कहां से मिलेगा? राज्य सरकार डायरेक्ट जो पैसा है वो जिला पंचायत के फंड में डालती है। राज्य सरकार ये पैसा किसके फंड में डालती है? जिला पंचायत के फंड में। फिर जिला पंचायत से जो है ये सरपंच और सचिव को प्राप्त होता है। तो ये ध्यान रखना, ये सहायता राशि राज्य शासन जिला पंचायत को देते हैं और जिला पंचायत से फिर प्राप्त करते हैं सरपंच और सचिव। और फिर जो है ये राशि जो भी यहां पर इसके लिए योग्य है उनको दे दिया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, 2023-24 का जो बजट था उसमें इस योजना के लिए 5 करोड़ की राशि, ध्यान रखना पिछला और इसको मिक्स मत कर देना, इसमें 2023-24 के बजट में इसमें 5 करोड़ की राशि इसके लिए आवंटित किया गया था। ध्यान रखना 2023-24 के बजट में इस योजना के लिए 5 करोड़ की राशि दी गई थी। 5 करोड़ की राशि यहां पर दिया गया था, इस पॉइंट को ध्यान रखना। तो कुल मिला के हमें एक तो सन याद रखना है और 3 डाटा याद रखना है। 3 डाटा में 24 घंटे के भीतर यह राशि दिया जाना है। दूसरा बात आप बताइए मुझे कितना रुपए दिया जाना है? तो यहां दिया जाना है 2000 रुपए। और तीसरा बात कि कितना का बजट इसके लिए प्रस्तावित था? तो बजट था 5 करोड़। ध्यान रखना केवल 5 करोड़ याद रखना है, इतना बजट इसके लिए प्रस्तावित था। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं आप लोगों के एग्जाम में। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, श्रद्धांजलि योजना कब से प्रारंभ हुआ था? चलिए बताइए, फटाफट जवाब देंगे सभी।
श्रद्धांजलि योजना कब से प्रारंभ हुआ था? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। श्रद्धांजलि योजना प्रारंभ हुआ था जुलाई 2016 से। ठीक, ऑप्शन बी। जलाया गया 16 में, तो जुलाई 2016, ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न, श्रद्धांजलि योजना के तहत कितने रुपए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है? कितना रुपए का सहायता प्रदान किया जाता है, बताएंगे? वेरी गुड, सभी लोगों के जवाब बिल्कुल सही है। 2000 रुपए का सहायता प्रदान किया जाता है। अगला है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में श्रद्धांजलि योजना के लिए कितने रुपए की राशि आवंटित किया गया है? चलिए बताएंगे दोस्तों। वेरी गुड, सही जवाब है सभी लोगों के। इसका राइट आंसर है बी, 5 करोड़। चलिए अब हम देखते हैं, श्रद्धांजलि योजना के तहत मृतक परिवार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का दायित्व किसका है, बताइए? मृतक परिवार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का दायित्व किसका होता है? किसका दायित्व है कि यह सहायता उपलब्ध कराए? वेरी गुड, सही जवाब है आप सभी के। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सचिव और सरपंच का दायित्व होता है, दोनों मुखिया का। चलिए अगला प्रश्न है, श्रद्धांजलि योजना के तहत मृतक परिवार को कितने घंटे के भीतर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाएगा? बिल्कुल सही जवाब, 24 घंटे के भीतर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। अगला है, श्रद्धांजलि योजना के अंतर्गत परिवार के मुखिया या कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर सहायता राशि, ये सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है, तो ये ध्यान रखना है, हम जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन, किस कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर सहायता राशि उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व किसका होता है, पूछा गया है। तो आप जानते हैं उत्तरदायित्व जो है ये सरपंच और सचिव का ही होता है। तो इस तरह ये ध्यान रखना है, ये केवल मुखिया और कमाऊ सदस्य के लिए है। बोलिए, याद हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। हाँ,